क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि 1924 में इंग्लैंड से लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर किन परिस्थितियों का सामना भारत में करते हैं। वे अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद में हिस्सा लेते हैं और उसी के मंच से खड़े होकर शिंदे द्वारा किए जा रहे अस्पृश्यों के उन्मूलन के प्रयासों की कड़ी आलोचना करते हैं। उसके साथ ही वे ये महसूस करते हैं कि उस समय के अस्पृश्यों के नेता बंसोड़े और गवई कितने सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हैं। एक बड़े फलक पर जो मूवमेंट चल रहा था अस्पृश्यों का, उसको सिकोड़कर उन्होंने महारों तक कंसंट्रेट कर दिया है और उसके बाद सवर्ण हिंदूवादी ताकतों से हाथ मिलाकर वे महारों का संस्कृताइजेशन कर रहे हैं। उनकी सोच के हिसाब से अस्पृश्य जो थे उनका उद्धार तभी संभव था जब वे जाति व्यवस्था में बने रहें। तो इन सब चीजों को, इन सब चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर को अपना काम आगे बढ़ाना था समाज के उद्धार के लिए। तो आज के एपिसोड में हम उन्हीं सब प्रयासों के ऊपर चर्चा करेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर ने इन चुनौतियों के साथ रहकर किए। अंत तक इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा और यदि संभव हो तो इन एपिसोड्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एपिसोड में। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अंबेडकर संस्कृतिकरण से व्यवस्था के नकार तक, इसके तहत हम जानेंगे कि शुरुआती दौर में डॉक्टर अंबेडकर भी व्यवस्था के अंदर रहकर ही जो है सुधार चाह रहे थे। किस तरह, अब जानते हैं। 1924 में यानी इंग्लैंड से हमेशा के लिए लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया, जिसे डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। फुटनोट 65। अंबेडकर 1917 से 1920 के बीच भारत में अपने निवास के दौरान सार्वजनिक जीवन में कदम बढ़ाने लगे थे। उदाहरण के लिए मई 1920 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, जिसकी अध्यक्षता कोल्हापुर के महाराज कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने शिंदे की कड़ी आलोचना की थी। पृष्ठ संख्या 147। मगर उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उल्लेखनीय रूप से 1924 में हुई, जब वे भारत लौटे और यहीं बस गए। बलूत व्यवस्था का कानून उन्मूलन भी इसके उद्देश्यों में से एक था। बलूत व्यवस्था क्या है, यह हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था। फुटनोट 66। साथ ही उसने, अर्थात ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट था, उसने महारों को वतनदार के रूप में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में भी मदद दी। फुटनोट 67। तो 66 और 67 में एक साथ पढ़ती हूं। 66, डी रामराव, माहुली के सब इंस्पेक्टर, पुलिस कमिश्नर बॉम्बे, दिसंबर 1925 का पत्र, सोर्स मटेरियल ऑन डॉक्टर अंबेडकर एंड द मूवमेंट्स ऑफ अनटचेबल्स, वॉल्यूम 1, पेज 4। फुटनोट 67, द बॉम्बे क्रॉनिकल, अप्रैल 24, 1926, पेज 8। अंबेडकर ने मूक नायक के स्थान पर 1927 में बहिष्कृत भारत नामक एक नया अखबार निकालना शुरू किया। बहिष्कृत भारत के माध्यम से वे वतन व्यवस्था के उन्मूलन का अभियान चलाया गया। 1920 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त किए गए पहले अस्पृश्य सदस्य डी घोपल ने कुछ साल पहले इसी मकसद से काउंसिल में एक विधेयक भी पेश किया था। फुटनोट 68। जे गोखले, फ्रॉम कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशन, पेज 84। तो ये वतनदारी क्या व्यवस्था थी, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में ही कंप्लीट किया था, जब हमने बलूतेदारी व्यवस्था के ऊपर चर्चा करी थी। और ये वतनदारी व्यवस्था की खासियत ये थी कि ये सिर्फ महारों के लिए ही रखी गई थी। मुख्य रूप से महारों के जीवन से संबंधित वतन व्यवस्था के मामले में सक्रियता और पदाधिकारियों में महारों की संख्या अनुपात से ज्यादा होने के बावजूद बहिष्कृत हितकारिणी सभा कोई जातीय संगठन नहीं था। तो जहां बंसोड़े और गवई ने इसको एकदम कंसंट्रेट कर दिया था महारों के आंदोलन के रूप में, वो आंदोलन जो सत्य शोधक समाज द्वारा लीड किया जा रहा था ब्राह्मण विरोधी गोलबंदी का, उसमें डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े फलक पर सोच रहे थे। भारत के सभी अस्पृश्यों को वो साथ लेकर आना चाहते थे। फुटनोट 69, डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 62। जैसा कि इसके नाम से संकेत मिलता है, यह सभी अस्पृश्यों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई संस्था थी। विद इन ब्रैकेट इसमें चंभारों और ढोरों का भी प्रतिनिधित्व मिला हुआ था। फुटनोट 70। सोर्स मटेरियल
साइटेड वर्क पेज 6 एंड 7। अंबेडकर ने 30 के दशक के मध्य में महार सभा और महार पंचायत जैसे जातीय संगठनों का भी स्थापना की थी। हालांकि इसका संदर्भ बहुत सीमित और स्पष्ट था। इसी दौरान वे हिंदू धर्म के स्थान पर किसी और धर्म में जाने की जमीन भी तैयार कर रहे थे। तो धर्मांतरण की प्रक्रिया के ऊपर उन्होंने कितने साल पहले ही शुरुआत उन्होंने कर दी थी। उनके मुताबिक इस तरह का कदम जाति की रूपरेखा के भीतर ही संपन्न होना चाहिए, क्योंकि जातियों को सामूहिक रूप से धर्मांतरण करना होगा। 1938 में अंबेडकर के बड़े भाई ने महार समाज सेवा संघ का गठन किया और 1941 में इसका नेतृत्व भी संभाला। अजुरेन एथनिक आइडेंटिटी एंड सोशल मोबिलिटी, जयपुर / दिल्ली, रावत 1999, पेज 39। अब जरा ध्यान से सुनिए उनका ध्येय क्या था इस आंदोलन को लेकर। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही? शिक्षा, एका, संगठन, इसका ध्येय वाक्य था। तो उन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट खोला था उसका सबसे पहला क्या था? 3 उसके उद्देश्य थे। सबसे पहला शिक्षा, दूसरा एका, तीसरा संगठन। कि सबसे पहले शिक्षित हो, उसके बाद संगठित हो, उसके बाद संगठन आता है। और आजकल के संगठनकर्ता क्या पढ़ाते हैं? कमेंट सेक्शन में भी अक्सर इस तरह के वाहियात कमेंट में डालते हैं कि यदि संगठन ही नहीं होगा तो संगठित कैसे करोगे? और सबसे आखिर में वो शिक्षा को लेते हैं। तो ऐसे संगठनों से भी सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स को भी सीधे तौर पर खारिज करते हैं इस तरीके से। खास तौर से उन कमेंटकर्ताओं के लिए ये बात मैं दोहरा देती हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले शिक्षा, फिर एका यानी कि एकता, और लास्ट में संगठन पर जोर दिया है। यहां प्राथमिकताओं का क्रम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शिक्षा के माध्यम से समाज सुधारों की आकांक्षाओं का पता चलता है। फूले की सारी चेष्टाओं और अंग्रेजों द्वारा खोली गई विशेष शालाओं के बावजूद अस्पृश्यों के लिए उपलब्ध शिक्षा की हालत बहुत ही खस्ता थी। इसी के चलते सुधारकों को अस्पृश्यों की शिक्षा पर अपने प्रयास केंद्रित करने की प्रेरणा मिलती थी। इन्हीं हालात में शिंदे ने बंबई में अस्पृश्यों के लिए एक आरक्षित पाठशालाओं का नेटवर्क तैयार किया, जिसमें 1916 तक लगभग 500 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। फुटनोट 71। जे गोखले फ्रॉम कंसेशंस टू कन्फ्रंटेशन, पेज 52। तो ये लोग अस्पृश्यों का संस्कृतिकरण करना चाहते थे, उन्हें दोबारा वर्ण व्यवस्था के अंदर लेकर आना चाहते थे। तो उसके लिए सोचिए इन्होंने पाठशालाएं उस समय खोली थी। ये बिल्कुल मुझे सरस्वती शिशु मंदिर जैसी लग रही हैं कि अस्पृश्यों का उद्धार वे करना ही नहीं चाहते थे, तो फिर उनके लिए पाठशालाएं क्यों खोल रहे थे? शायद उन्हें डर होगा कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर ये लोग और ज्यादा अंबेडकर की तरह लोग तैयार ना हो जाएं, इसलिए अपने सिलेबस के साथ में उन्हें फुसला कर लेकर आ रहे थे। मुझे ऐसा ही जान पड़ रहा है। अपनी बरादरी के लोगों में शिक्षा के अभाव से डॉक्टर अंबेडकर भी चिंतित थे। लिहाजा बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संविधान में शिक्षा को समाज सुधारों से भी ऊपर जगह दी गई थी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि समाज सुधार से भी पहले इंसान का शिक्षित होना जरूरी है, तभी वह अपने लिए किए गए समाज सुधारों को समझ सकेगा। कमेंट सेक्शन में काफी लोग ये भी कहते हैं कि वे बहुत समझाते हैं अपने आसपास के लोगों को, घर के लोगों को, लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं और पाखंड को छोड़ने को तैयार नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वे लोग अशिक्षित हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी सुधारवादी आंदोलनों से पहले शिक्षित किए जाने के ऊपर जोर दिया है। तो शिक्षा का या पढ़ने लिखने का कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बात फिर दोहरा देती हूं। यह बात सभा के उद्देश्यों की औपचारिक सूची में भी देखी जा सकती है। अब 4 पॉइंट्स यहां पर दिए हैं जिसे मैं पढ़ रही हूं। पहला, छात्रावासों की स्थापना या अन्य अनिवार्य अथवा वांछनीय दिखाई पड़ने वाले साधनों की मदद से डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना। मतलब ऑफ कोर्स गरीब लोग थे तो जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिट से रहे होंगे, संसाधन जो हैं, तो जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके लोगों को शिक्षित करने की बात यहां पर की जा रही है। सेकंड, पुस्तकालयों, सामाजिक केंद्रों और शिक्षाओं अथवा अध्ययन चक्रों की स्थापना के माध्यम से डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच संस्कृति के प्रसार को प्रोत्साहन देना।
तो किस तरह की संस्कृति, ये फिलहाल इस पॉइंट पे नहीं लिखा है। थर्ड पॉइंट, औद्योगिक एवं कृषि शालाओं की स्थापना करके डिप्रेस्ड क्लासेस की आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना। तो औद्योगिक और कृषि शालाओं के ऊपर उन्होंने जोर दिया था, क्योंकि महार जो थे वो वतनदारी व्यवस्था से जुड़े हुए थे और उनका मुख्य काम जो था वो खेतों में काम करने का था। तो इसलिए यदि नई नई तरीके, नई नई टेक्निक्स उन्हें पता होंगी खेती करने की, तो वो ज़्यादा बेहतर अपने जीवन को कर सकते हैं। सोचिए, उस वक्त भी डॉक्टर अंबेडकर की ये सोच थी। वे विदेश से पढ़कर आए थे और वहां पर इस्तेमाल होने वाली नई नई टेक्नोलॉजीज को उन्होंने बारीकी से देखा और समझा होगा, और उसी को यहाँ भारत के संदर्भों में भी लागू करने की कोशिश की होगी। चौथा पॉइंट, डिप्रेस्ड क्लासेस की समस्याओं को प्रतिनिधित्व देना। प्रतिनिधित्व की मांग वे तभी से कर रहे हैं। फुटनोट 72। डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 55 में उद्धृत। बेहतर शिक्षा की चाह के साथ साथ उस समय अंबेडकर की सोच में संस्कृतिकरण के मूल्यों की जड़ें भी बहुत गहरी थीं। किस तरीके से अपनी संस्कृति यानी कि वर्ण व्यवस्था की जो जड़ें थी वो उस वक्त भी बहुत गहरी थी। एक संक्रमण का दौर कह सकते हैं कि वे सुधार भी चाह रहे हैं और अभी जो है वर्ण व्यवस्था के अंदर रहकर ही वे सब सुधार कर रहे हैं। इसके अलावा एसोसिएशन ने जिन सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया वे दरअसल सवर्णों के ही मूल्य थे। महार हॉकी क्लब, जिसकी डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापना की गई थी, के रूप में हमें इन हालात का एक बड़ा सख्ते में डाल देने का उदाहरण दिखाई देता है, क्योंकि यह क्लब अस्पृश्यों को जुआखोरी, शराबखोरी और दूसरी विकृतियों व मनोरंजन के अस्वस्थकर तरीकों से दूर रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। फुटनोट 73। अगेन डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 62 में उद्धृत। ऐसा लगता था कि मानव अस्पृश्यों के लिए समानता का मार्ग तभी खुल सकता है जब पहले उन्हें संयम के ब्राह्मणवादी गुणों का पाठ अच्छी तरह पढ़ा दिया जाए। डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट के संविधान में उसका संविधान बाकायदा तैयार किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। संविधान में यह मत भी व्यक्त किया गया था कि विद इन ब्रैकेट उच्च वर्गों के सहयोग और सहानुभूति के बिना डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना संभव नहीं होगा। फुटनोट 74। इलियट, डॉक्टर अंबेडकर, पेज 122 में उद्धृत। लिहाजा संगठन ने अस्पृश्यों को हिंदू जगत में समेकित करने के लिए दो मुख्य मांगों पर जोर दिया। समेकित मतलब मर्ज करने के लिए, मुख्य धारा के तौर पर उन्हें मंदिरों में प्रवेश और कुओं के प्रयोग की अनुमति दी जाए, जिनसे उन्हें अभी तक दूर रखा गया था। फुटनोट 75। अपील ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट 1931, अ प्राइवेट पेपर्स ऑफ अंबेडकर, NMML, सेक्शन ऑफ माइक्रोफिल्म, रील नंबर 1। तो अब किस तरीके से सुधार जो थे वो सवर्णों को इमिटेट करके करना चाह रहे थे शुरुआती दौर में, कि जैसे सवर्ण जो है वो अच्छा पहनते हैं, खाते हैं और खेल कूद में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे उनका जो है शारीरिक मजबूती उन्हें आती है, और दुर्व्यसनों से दूर रखने के लिए अपने लोगों को उन्होंने ये सारी चीजें लागू करी। दूसरा मुद्दा 1927 में महार सम्मेलन के केंद्र में था, जो 4 अगस्त 1923 को बंबई की लेजिस्लेटिव काउंसिल में M.A. बोले द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के पारित होने के बाद आयोजित किया गया था। फुटनोट 76। S. के बोले को उसकी भंडारी जाति के लोगों ने आर्य समाज द्वारा आयोजित एक अंतरजातीय भोज में हिस्सा लेने की वजह से पहले ही जाति बदर कर दिया था, मतलब जात निकाला दे दिया था। भंडारी जाति के लोग परंपरागत रूप से शराब बनाने के व्यवसाय में रहे हैं। मैं तो इन्हें हमेशा पंजाबी कम्युनिटी का समझती थी, भंडारी लोगों को। डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 52। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कलवार जाति शराब बनाने का काम करती है। समाज सुधार से राजनेता बने एस के बोले द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में यह प्रावधान किया गया था कि अस्पृश्यों को कुओं, धर्मशालाओं, स्कूलों, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों एवं सरकारी दवाखानों में जाने और उसका प्रयोग करने का अधिकार दिया जाए।
फुटनोट 77 अगेन डी कीर की बुक डॉक्टर अंबेडकर से उद्धृत, पेज नंबर 53। तो उस समय भी जो है अधिकारों की मांग किस किस जगह जाने के लिए की जा रही थी, यह हमें पता चलता है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बावजूद व्यवहार के धरातल पर अस्पृश्यों को कोई लाभ नहीं मिला। कानून बन जाने से अधिकार आपको मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लिहाजा 3 साल बाद अगस्त 1926 में बोले को एक नया प्रस्ताव पेश किया और सरकार से मांग की कि उन नगरपालिकाओं व स्थानीय निकायों को मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जाए जो उन प्रवक्ताओं को लागू करने को तैयार नहीं है। इस प्रस्ताव के भय से बहुत सारी नगरपालिकाएं तो रास्ते पर आ गई, मगर सवर्णों के विरोध की वजह से उनके आदेशों का पालन विरले ही हो पाता था। कोलाबा जिले में स्थित महाड़ कस्बा इसका एक अच्छा उदाहरण था, जहां स्पृश्यों को कुछ खास कुओं के इस्तेमाल पर बिल्कुल भी छूट नहीं थी। तो सरकार द्वारा यह कानून बना दिया गया था कि आप इन्हें सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोक नहीं सकते स्पृश्यों को, लेकिन फिर भी व्यवहार में ऐसा हो नहीं पा रहा था। कुछ लोग जो सरकार से डरकर ऐसा करने की कोशिश भी करते थे, तो सवर्ण हिंदू जो है उन्हें डरा धमकाकर दोबारा चुप करा दिया करते थे। मार्च 1927 में यही अंबेडकर ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कई गैर दलित नेताओं का भी समर्थन शामिल था। इन नेताओं में कायस्थ जाति के एस टिपनिस और मराठा नेता के एम जेढ़े भी शामिल थे। जेढ़े उस समय पूना में बगैर ब्राह्मण आंदोलन के शिखर पर थे। हाल ही में अंबेडकर उनकी ओर से एक मुकदमा भी लड़ चुके थे। महाड़ आंदोलन में अंबेडकर ने जो भाषण दिया वह संस्कृतिकरण के सिद्धांतों के अनुरूप था। अब ये भाषण जरा ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोई स्थायी तरक्की तब तक संभव नहीं है जब तक हम खुद शुद्धिकरण की त्रिकणीय प्रक्रिया में नहीं गुजरेंगे। हमें अपने आचरण का सामान्य स्वर सुधारना होगा, अपने उच्चारण को साधना होगा और अपने विचारों को पुनर्जीवित करना होगा। लिहाजा इस अवसर पर मैं आपसे ये शपथ लेने की अपील करता हूं कि आइंदा आप मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। फुटनोट 78 डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज नंबर 71 में उद्धृत। इसके कुछ ही समय बाद अंबेडकर ने जुलूस का नेतृत्व किया। मंच से शुरू होकर यह जुलूस चवदार तालाब तक गया। कहने को तो अस्पृश्यों को इस तालाब के इस्तेमाल की छूट मिली हुई थी, मगर असल में उन्हें इस तालाब से पानी लेने नहीं दिया जाता था। तो वो सारा आंदोलन क्या था चवदार तालाब का, वो अब आप सुनिए। प्रतीकात्मक मगर गंभीरता पूर्वक डॉक्टर अंबेडकर ने बैठकर तालाब का पानी पिया। यह दांडी मार्च के बाद गांधी द्वारा नमक तैयार करने से मिलती जुलती क्रिया थी। फुटनोट 79 महाड़ सत्याग्रह पर देखें दामोदर रुंजाजी जाधव की गवाही। लेखक याद करते हैं कि सहभागियों में महाड़ जाति के बहुत पुराने सिपाही भी शामिल थे। एन जाधव इनटचेबल, पेज नंबर 43 to 46। यह उल्लंघन स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के लिए एक उकसावा था। उन्होंने सभा स्थल की तरफ लौटते प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। अगले कई दिनों और हफ्तों के दौरान महाड़ के सवर्णों ने अस्पृश्यों का खुलेआम बहिष्कार किया। कई जगह उनको नौकरी से हटा दिया गया या बटाई पर दी गई जमीनें वापस से छीन ली गईं। तो सोशल एक्सक्लूजन कितना भयानक होता है। सामाजिक तौर पर बहिष्कार करके उन्हें उनकी स्थिति में दोबारा लौटने पर मजबूर किया। कई जगह इससे बढ़कर 4 अगस्त 1927 को महाड़ नगर पालिका ने 1924 के लिए गए अपने इस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अस्पृश्यों को चवदार तालाब के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। तो थक हार कर हुकूमत को भी घुटने टेकने पड़े। तो मूवमेंट किस तरह चलता है? सरकारें जो हैं वो आंदोलन से डरती हैं, संगठनों से नहीं डरती। तब अंबेडकर ने दूसरी सभा आयोजित की, जहां एक नए विमर्श का सूत्रपात्र दिखाई देता है। यह दूसरा महाड़ सम्मेलन दिसंबर 1927 में बुलाया गया था। यहां अंबेडकर ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने जातीय व्यवस्था के समूल नाश का आह्वान किया।
उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों का हवाला दिया और महार सम्मेलन की तुलना वर्साई में आयोजित स्टेट जनरल से भी की, जहां पहली बार थर्ड एस्टेट के लोगों ने एक सामूहिक और औपचारिक पद्धति से अपने विद्रोह का ऐलान किया था। जब इस तरीके से सब जगह से अस्पृश्यों की गोलबंदी शुरू हो गई, सरकार को भी सवर्ण हिंदुओं के आगे घुटने टेकने पड़े सोशल एक्सक्लूजन के चलते महारों के, तब डॉक्टर अंबेडकर ने खुले तौर पर ऐलान किया। उसी तरीके से जिस तरह फ्रांसीसी क्रांति होने से पहले लोगों ने ऐलान किया था इकट्ठा होकर। सबसे पहले मैं हमारा विरोध कर रहे लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस चौबदार तालाब का पानी न पीने से हम मर जाने वाले नहीं हैं। औरों की तरह हम भी मनुष्य हैं। हम तो बस यही साबित करने के लिए तालाब तक जाना चाहते हैं। यह सम्मेलन इस भूमि पर समानता के युग का सूत्रपात करने के लिए बुलाया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन और अंतरजातीय भोज से हमारी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ये बात नोट कीजिए कि रोटी बेटी का संबंध यदि बना भी लिया जाए तो भी ये सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। न्यायालय, सेना, पुलिस और वाणिज्य जैसे तमाम सरकारी महकमों को हमारे लिए खोला जाना चाहिए। हमें हिंदू समाज को जातिवाद के उन्मूलन और समानता के दो सिद्धांतों पर फिर से खड़ा करना होगा। तो ये भाषण इन्होंने दूसरे महार सम्मेलन जो दिसंबर 1927 में हुआ था उसमें दिया है, और उसमें वे इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपस में रोटी बेटी का संबंध बना लेने से भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, जब तक कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, संसाधनों में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। 1927 से वे ये बात कह रहे हैं। फुटनोट 80 डी की डॉक्टर अंबेडकर, साइटेड वर्क पेज 99 में उद्धृत। इस भाषण के बाद मानवाधिकारों के पक्ष में दिए गए वक्तव्य और मनुष्यों की अविभाज्य असमानता के प्रस्ताव पर लोगों ने हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया। इसके बाद दो और प्रस्ताव पेश किए गए। पहले प्रस्ताव में हिंदू समाज के भीतर मौजूद आंतरिक विभाजनों को खत्म करने का आह्वान किया गया ताकि अंततः इसमें सिर्फ एक श्रेणी के लोग रह जाएं। दूसरे प्रस्ताव में यह अपील की गई कि सभी को पुजारी का व्यवसाय अपनाने का अधिकार दिया जाए। कई वक्ताओं ने मनु के कानूनी यानी मनुस्मृति की निंदा भी की। मंच के सामने ही एक चबूतरे पर मनुस्मृति की एक प्रति भी रखी गई थी, जिसे बाद में एक दलित सन्यासी ने जलाया था। अगले दिन अंबेडकर ने चौबदार तालाब तक निर्बाध पहुंचकर अधिकार हासिल करने के लिए एक सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें लगभग 4000 लोगों ने हिस्सा लिया। तो फुटनोट 81 यहां पर हम पढ़ लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस समय अंबेडकर ने शांतिपूर्ण विरोध के लिए गांधी की सत्याग्रह की अवधारणा को अपनाया था। तो इससे पता चलता है कि जहां जहां जो जो अच्छी चीजें अपनाने लायक थी वो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाई थी। फिर गांधी चाहे इतिहास में उनके सबसे बड़े विरोधी हमें क्यों ना दिखाई देते हों, उनकी जो अच्छी बातें थी वो भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनाने से कोई गुरेज नहीं किया था। तो इतिहास जब किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करता है तो वह पूरी टोटलिटी में उसको देखता है। तो ये सब बातें जो हैं आज के आंदोलनकर्ताओं को, संगठनकर्ताओं को समझने और सीखने की भी जरूरत है। जिला मजिस्ट्रेट ने सत्याग्रहियों से आह्वान किया था कि वे शांति बनाए रखें, क्योंकि सवर्ण हिंदू इस मामले पर ये दावा करते हुए अदालत में वाद दायर कर चुके हैं कि ये निजी संपत्ति का मामला है, लिहाजा इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना बेहतर होगा। मजिस्ट्रेट के इस आग्रह पर अंबेडकर ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और तालाब के चारों तरफ एक जुलूस निकाला। उनके तरीकों में यह लचीलापन बार बार दिखाई देता है। ये लचीलापन उन्हें अपनाना ही था, क्योंकि वे जानते थे कि व्यवस्था जो है वो उनके हाथों में नहीं है और उनका समाज जो है वो अशिक्षित है। विवादों को हाथों हाथ हल करने की बजाय मामले को न्यायालय के विचाराधीन छोड़ देने पर भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता था। इस बदलाव में अंबेडकर की वैधानिकता, यहां तक कि संवैधानिकता में अंबेडकर की आस्था का संकेत मिलता है। हर चीज को वे संविधान के दायरे में रखकर करने में विश्वास रखते थे, इसलिए शायद इतना बेहतरीन संविधान लिख सके।
इस खास मामले में अदालतों ने 1937 में उनके फैसले को जायज ठहराया था और अंत में जीत डॉक्टर अंबेडकर की ही हुई। तो विदेश से जब वे पढ़कर आए थे, बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री उनके पास थी और कायदा कानून क्या होता है और कानून के अंदर रहकर किस तरह लड़ाई लड़ी जाती है वे बखूबी जानते थे। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हिंदू धर्म से विच्छेद कैसे हो, इसके ऊपर उनके विचार क्या थे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।